जय हिंद। पिछले क्लास के वीडियो मैंने बात किया था वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, और आज मैं बात करूंगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। पिछले क्लास में जो मैंने बताया था वो भी काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुका है, यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये भी आपका 2011, 2014 और 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, ध्यान से देखिएगा। निरक्षीय को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग? अनुप्रस्थ निरक्षीय बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ बोलते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं इसका फिगर आउट करता हूँ। ध्यान से देखिएगा, फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप फिगर उसको बना लीजिएगा। देखिए ध्यान से, इसमें भी यहाँ पे क्या लिखा गया था? वैद्युत द्विध्रुव। तो पहले वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, तो मान लेते हैं कि -Q और +Q। ठीक, ये आवेश हो गए। यहाँ पर A पॉइंट है और इधर वाला पॉइंट B है। ठीक, और मान लीजिए यहाँ पर समझना ये है, निरक्षीय और अक्षीय दो चीज़ें होती हैं। निरक्षीय का मतलब है कि वो अक्ष के ऊपर स्थिति कहीं पर नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं अक्ष से अलग स्थित होगा। तो जब अलग होगा अक्ष से तो उसी को क्या बोल देते हैं? निरक्षीय। निरक्षीय का मतलब है कि जिस अक्ष में वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है उस अक्ष पर कोई दूसरा बिंदु P नहीं आएगा जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी वो उस अक्ष के अलावा कहीं भी पॉइंट कोई हो सकता है। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग इसमें मान लेते हैं कि यहाँ पर -Q और ये क्या हो गया? +Q। इसका जो मध्य बिंदु हो जाएगा, मध्य बिंदु को क्या मान लूंगा? O। यहाँ से अगर बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कल मैंने क्या मानी थी? L। तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। ठीक, बीच की दूरी टोटल क्या होती है? तो 2L होती है। बीच की दूरी टोटल क्या होती है? 2L होती है। ठीक है, अब देखिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर O से स्मॉल r दूरी पर, ये मान लेते हैं O से स्मॉल r दूरी पर, ओ यहाँ पर नीचे बना दे रहा हूँ ये। ठीक, ओ से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या स्थित है? P स्थित है। ठीक है, यानी जो वैद्युत द्विध्रुव दिया गया था उसका जो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या दिया गया है? P, जहाँ पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और जो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है ये K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ से मैं अगर बात करूँ -Q से और +Q से, तो -Q से डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की और +Q से डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, अर्थात यानी दोनों जगह से मुझे यहाँ पर निकालना पड़ेगा, यानी P से A के बीच और P से B के बीच। ठीक है, ये दोनों मैंने बना दिए। अब मुझे एक चीज़ बताइएगा आप लोग, कल हम लोगों ने क्या किया था कि जब -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना हुआ था, इसी अक्ष पर कहीं एक बिंदु P होता था। तो जब P था तो मैंने एक बार बिंदु A से P तक देखा था, फिर दूसरी बार B से P तक देखा था। तो सेम यहाँ पर भी वैसा ही करना है कि पहली बार हमें क्या करना है कि A से P तक, फिर दूसरी बार B से P तक, यानी हमें फिर से इन दोनों के बीच की क्या चाहिए? दूरी। तो अच्छा एक चीज़ बताइएगा कि अगर ये दूरी आपकी R है, ठीक है, ये क्या है? आपकी R है, और यहाँ से O से लेकर B तक की दूरी क्या है? L है। तो आप लोगों को एक दिमाग में आना चाहिए कि हाँ यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर क्या बना देंगे? थीटा बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा? 90 डिग्री, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? थीटा बन जाएगा। उसके आगे थोड़ा सा और समझिए ऊपर फिगर में। अब ये जो ऊपर जाएगा, ठीक, ऐसे मान लेते हैं, और ये इधर निकल जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ये समझने वाली बात यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली हैं। अब ये जो पॉइंट होगा ये आपका बिल्कुल बेस होगा, बिल्कुल मेन आपका होगा। तो पहला आपका इधर निकल गया, दूसरा यहाँ पर हो गया, तीसरा आपका कहाँ है? ऊपर, और एक नीचे। अब हम इसे हम बांटते हैं, जो घटकों में बांटते हैं। किस में बांट देते हैं? घटकों में। ठीक, हम इसको घटकों में क्या कर लेते हैं? वियोजित कर लेते हैं। ठीक, ऊर्ध्व घटक और कौन से? क्षैतिज घटक। दो घटकों में क्या कर देते हैं? बांट देते हैं। पहला ऊर्ध्व घटक और दूसरा क्षैतिज घटक। ऊर्ध्व घटक का मतलब होता है कि ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे, क्षैतिज का मतलब होता है तिरछा तिरछा, है ना? ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो जो ऊपर और नीचे होगा, तो ऊपर जाएगा आपका E1, ऊपर क्या हो जाएगा? E1, और नीचे क्या हो जाएगा आपका? E2। तो ऊपर है उसे हम कहेंगे E1 साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा? E2 साइन थीटा। ठीक, तो ध्यान क्या रखना कि ऊपर जो लंब घटकों में विभाजित करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? E1 साइन थीटा, और नीचे क्या जाएगा? E2 साइन थीटा। ऐसे इधर जब करूंगा तो ये वाली जो लाइन जा रही है वो क्या हो जाएगा? आपका E1 हो जाएगा, और जो नीचे आ रही है वो क्या हो जाएगा? आपका E2 हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या हुआ? ऊपर E1 साइन थीटा और नीचे E2 साइन थीटा। वैसे इसी प्रकार जब इधर से जाएंगे तो E1 हो जाएगा, और इधर से जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखूंगा तो यहाँ पर E2 हो जाएगा। लेकिन जो बीच वाली जा रही होगी ये हो जाता है आपका, जैसे ऊपर बटा था साइन थीटा में, तो वैसे इधर बढ़ता है कॉस थीटा में। तो ऊपर हो जाएगा E1 कॉस थीटा,
और नीचे हो जाएगा आपका E2 cos थीटा। ठीक, ऊपर क्या था आपका E1 cos थीटा था और नीचे क्या हो जाएगा E2 cos थीटा, यानी E1 cos थीटा E2 cos थीटा एक ही दिशा में है। ठीक, ये समझना है कि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, जबकि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। ठीक, ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। आगे देखिएगा, मैंने बताया कि यहाँ से यहाँ तक दूरी, यानी ये बिंदु कौन सा आपका है P, तो P बिंदु से O बिंदु के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। और हमें दूरी कौन सी चाहिए, P से B तक और P से A तक। अब ध्यान से देखिए, बीच की दूरी अगर मैं बात करूँ O से B की तो क्या है, L है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय, ये उसका बन जाएगा आधार। तो आधार क्या दिया गया, OB, आधार क्या दिया गया, OB। यहाँ पर आधार हो गया OB। बात मैं करूँ अगर यहाँ से इसकी, तो ये क्या है आपका लंब, लंब क्या है OP, लंब क्या है OP। और ये जो PB है, तो PB क्या है आपका कर्ण, तो हमें कर्ण ही चाहिए, तो हम निकाल लेंगे कि PB होता क्या फार्मूला, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ पर K फॉर क्या है, कर्ण है, A से क्या है आधार है, L से क्या है यहाँ पर लंब है। अगर इंग्लिश में आपको समझना है तो यहाँ पर ये हाइपोटेनस और ये हो जाए आपका बेस और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक, या फिर आप कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, जो चाहे आप उससे निकाल सकते हैं। तो पी बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। अब ओ बी की वैल्यू आप देखिएगा तो ओ बी की वैल्यू कितनी दी गई, स्मॉल एल, लेकिन ओ बी स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ऐसे सेम यहाँ पर O से P तक, तो O से P तक दूरी कितनी दी गई थी, स्मॉल r, O से P तक दूरी कितनी दी गई, स्मॉल r, लेकिन उसका स्क्वायर था तो यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, बीच में क्या लगा दूंगा प्लस। ये वैल्यू किसकी आई है, तो PB स्क्वायर की। क्या हमें PB स्क्वायर चाहिए, नहीं, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, PB की। तो यहाँ से जब हम PB निकालेंगे तो PB बराबर, यहाँ से स्क्वायर में है उधर जाएगा तो रूट लगा देगा, यहाँ पे हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या क्या बन जाएगा यहाँ पर कि एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, इधर स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या आ जाएगा रूट। अब एक चीज़ समझना और ध्यान से सुन लीजिएगा, कोई बताता नहीं लेकिन आप समझ लीजिएगा कि मान लीजिए अगर इधर लिखा होता है एक्स स्क्वायर और उधर लिखा होता है 4, तो आपको ये पता है कि एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2, ये आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर दिया था, यहाँ पे 4 दिया था, तो एक्स बराबर कितना आ गया 2। लेकिन क्यों हुआ ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। ये होता इसलिए है क्योंकि जो यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा रूट, यानी x बराबर बन जाएगा √4, यही तो बनेगा, x इक्वल टू √4 बन जाएगा। लेकिन 4 को कुछ और भी तो लिखा जा सकता है, तो x बराबर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 ही आ जाएगा। ठीक, अब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है लेकिन आंसर हम लोगों को कितना आ रहा था 2। तो अब समझने वाली बात यही है कि जो इसकी घात है, घात अगर 2 हट जाए तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा 2, यानी अगर रूट हटा दें तो ये ऐसे ही लिखेगा और रूट की जगह पर क्या हो जाएगा 1/2। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि रूट का मतलब ही क्या होता है घात में 1/2। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 2 आ जाती है। ये समझने के लिए था, मैंने सोचा बता देते हैं बीच में। ठीक है, देखिएगा आगे यहाँ पर पीबी की वैल्यू कितनी आ गई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी यहाँ से P से लेकर B तक, तो P से B तक दूरी क्या आ गई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों का रूट। सेम अच्छा बात देखी जाए यहाँ पर, तो यहाँ भी क्या दी गई है L, जैसे कि यहाँ पर OB के बीच की डिस्टेंस क्या थी L, वैसे यहाँ से OA के बीच की डिस्टेंस कितनी है वो भी L है। बाद में फिर करूँ कि OP यहाँ भी था और OP यहाँ भी था, यानी ये उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक, ये दोनों में क्या आ रही कॉमन, यानी यहाँ पर जब निकालेंगे किसकी वैल्यू PA की, तो भी वैल्यू क्या आनी चाहिए सेम आएगी। ठीक, तो ध्यान से ये भी लिख लीजिएगा PA बराबर √L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आप लोग निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन सेम आना है, क्योंकि यहाँ पे भी L बराबर, यहाँ भी R वही चीज़ है, यहाँ पे भी L है, यहाँ भी R। जब इधर वाली चीज़ सेम आई है तो इधर वाली भी वही आएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर 90 डिग्री है तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज़ और समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो थीटा दिया गया था, अब अगर बात करूँ मैं तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो दोनों एक दूसरे क्या हो जाती है समांतर हो गई। क्योंकि अगर बात करूँ इस वाली लाइन की, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या है आपस में समांतर,
तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में बराबर होगा, यानी ये जो कोण दिया जाएगा तो इस कोण का मान भी क्या हो जाएगा, थीटा निकल के आएगा। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि समांतर रेखा है, जब उसको कोई भी एक तिर्यक रेखा काटती है तो दोनों जो कोण होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये लाइन अगर खींच दी जाए पूरी ऐसे इस टाइप से बन जाएगी और नीचे क्या दिया गया, इस टाइप से बनी, और ये तिर्यक रेखा इसको ऐसे काट रही है, तो जो कोण यहाँ पर बनता है वही कोण यहाँ पर बनेगा, यानी ये थीटा है तो ये भी क्या बन जाएगा, थीटा, यानी यहाँ पर कोण क्या है, थीटा, क्योंकि यहाँ पर क्या था, थीटा था। ठीक है, अब देखिएगा इसके आगे, अब हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आप लोगों को पता होगा, होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ठीक, इस वाले फार्मूले का यूज करके हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का मान निकाल लेंगे। तो पहली बार हम निकाल लेंगे कि -q आवेश के कारण P पर, फिर +q आवेश के कारण P पर। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लिखते हैं कि -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान से देखेंगे तो -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर निकालनी है, P बिंदु पर। तो ये कौन सा मान है, E2, यानी हम क्या निकाल लेंगे, E2 की वैल्यू। तो यहाँ पर ये आप एक चीज़ और लिख लीजिएगा कि -q आवेश के कारण P बिंदु पर, कहाँ पर, P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो होगा 1/4πε0, यहाँ पर K परावैद्युतांक माध्यम में रखा था इसीलिए क्या जोड़ दूंगा, यहाँ पर K जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो 1/4πε0 Q, फिर यहाँ पे आ जाएगा Q, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया आपका, यहाँ पर K है, ऊपर क्या आ जाएगा Q बाई R²। R का मतलब होता है डिस्टेंस बीच की, तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक बीच की डिस्टेंस क्या दी गई, P की वैल्यू क्या दी गई, रूट में L² प्लस में R², यानी यहाँ से मैं निकाल लूंगा रूट में L² प्लस में R²। ये आपका आ गया E2 की वैल्यू। सेम इसी प्रकार से अब हम देखेंगे +q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगला पॉइंट क्या बन जाएगा, +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर है, तो P बिंदु पर। आप लोग पहले लिख लीजिएगा कि +q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जब मैं +q किसके बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से जो जा रहा तो देखिएगा कि क्या है, E1, यानी ये वैल्यूज किसकी आएगी यहाँ पर, तो ये आएगी E1 की वैल्यू। तो E1 बराबर सेम यहाँ पर हो जाएगा 4πε0K इंटू में Q बाई R की बात करूँ तो R यहाँ भी सेम है, यानी PB की वैल्यू। तो PB की वैल्यू भी कितनी आई है, रूट में L² और प्लस में R², सेम वैल्यू यहाँ भी आई हुई है। ठीक, L² प्लस का R²। अब ध्यान से समझना क्या है, यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि हमने जब इसको लंब घटकों में वियोजित किया था, तो लंब घटकों में वियोजित करने का मतलब था कि ऊपर E1 sin थीटा है और नीचे क्या है, E2 sin थीटा। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। तो विपरीत जब होंगे तो यहाँ पर कंडीशन याद रखिएगा कि जो विपरीत हैं वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। जो विपरीत हैं वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो कटेंगे कौन, ध्यान से ये भी देख लीजिएगा, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। ठीक, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण कट जाएंगे, लेकिन E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। ठीक, यानी अब क्या हो जाएगा, विपरीत होंगे वो कट जाएंगे, और जो एक ही दिशा में होंगे, ये भी लिख लीजिएगा, जो एक ही दिशा में होंगे वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक, मैं शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, आप पूरा कर लीजिएगा कि जो एक ही दिशा में वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो एक ही दिशा में कौन है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। और जब जुड़ेंगे तो यही हमारा संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्माण करेंगे। यानी फार्मूला क्या बन के आ जाएगा, E बराबर E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा। अच्छा, आप लोग मुझे एक चीज़ बताइएगा, यहाँ पर संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन के तो आ गई कि E बराबर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, लेकिन समझने वाली बात यह है कि हमें E1 की वैल्यू पता है, जी हाँ पता है बिल्कुल। E2 की पता है, हाँ पता है। क्या हमें cos थीटा की यहाँ से वैल्यू पता है, नहीं। अगर नहीं पता तो मुझे cos थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि cos थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं। ध्यान से देखेंगे cos थीटा कैसे निकालेंगे। पहले मैं लिख दूंगा यहाँ पर cos थीटा। cos थीटा अगर लिखा है तो आप लोगों को एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए कि cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण।
ठीक, आधार बटे कर्ण, या फिर आप इसको बोल सकते हैं आधार को क्या बोलते हैं बेस, कर्ण को क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो B/H जो चाहे आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको देख सकते हैं। ठीक, cos थीटा बराबर हम लोग क्या मानेंगे आधार बटे कर्ण। अच्छा एक चीज ध्यान से देखिएगा, cos थीटा कहाँ पे यूज हो रहा होगा, अगर मैं थीटा की बात करूँ तो थीटा कहाँ पर यूज हो रहा, यहाँ पर। ठीक, तो थीटा अगर यहाँ पर यूज हो रहा है तो आधार कौन सा आपका L, आधार क्या हो जाएगा यहाँ पर L। फिर बात नीचे कर्ण की हो रही तो कर्ण क्या हो जाएगा यहाँ पर PB। ठीक, किसकी बात हो रही PB की, ये चीज़ दिमाग में आपको रखनी है। ठीक है, यहाँ से जो अगर थीटा में ये देखूंगा तो थीटा के सामने वाला क्या होता है लंब, और नीचे क्या हो जाएगा आपका आधार, तो आधार क्या दिया गया L, तो आधार की जगह पर क्या आ जाएगा L, आधार की जगह पर क्या आ जाएगा L आ जाएगा। फिर आधार हो गया L, लेकिन और नीचे क्या लिखना है कर्ण, तो कर्ण PB की वैल्यू कितनी आई थी अंडर रूट में L² प्लस में R²। यानी एक चीज़ आपको और समझ आ गई कि जो cos थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी L अपॉन में रूट में L² प्लस में R²। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर मैं आगे उसको बताता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो बना था कि E बराबर E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा, इसे मैं कोई भी समीकरण पहला मान लेता हूँ, क्योंकि समीकरण मैंने अभी पूरे जो प्रूफ है उसमें माना नहीं, तो इसको मान लेता हूँ कि पहला समीकरण है। तो यहाँ पर हम E1 और E2 की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे। तो आप लोग ऊपर हेडिंग लगा दीजिएगा कि E1 व E2 के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक, तो देखिएगा क्या बनेगा, E बराबर आप लोग लिख जरूर लीजिएगा कि E1 व E2 के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा E1, यहाँ पर E1 की वैल्यू कहाँ पर है, ये E1 की जगह लिख दीजिए 1/4πε0 K इंटू Q बाई अंडर रूट में नीचे L² प्लस में R²। ये हो गई आपकी वैल्यू किसकी E1 की, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर देखिए cos थीटा यहाँ भी है, cos थीटा यहाँ भी है, तो cos थीटा क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे। तो cos थीटा कॉमन कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक लाइन पहले लिख लीजिए cos थीटा की वैल्यू अभी क्या निकाली थी हम लोगों ने, cos थीटा की वैल्यू आई थी L अपान में L² प्लस में R²। ये वैल्यू आई थी cos थीटा की। ठीक है, ये पूरी वैल्यू आई अभी E1 cos थीटा की। सेम इसी प्रकार से निकालेंगे तो किसकी आ जाएगी E2 cos थीटा की। जैसे यहाँ पर E1 cos थीटा की आई है वैसे ही आपकी E2 cos थीटा की आएगी। अब समझिएगा E2 cos थीटा की जब रखेंगे तो E2 की वैल्यू कितनी दी गई 1/4πε0 K, यहाँ पे डॉट Q बाई रूट में L² प्लस में R², फिर डॉट में L अपान रूट में L² प्लस में R²। ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये है cos थीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू है, cos थीटा की वैल्यू। अब ध्यान से देखिए तो 1/4πε0 K Q बाई रूट में L² प्लस R², L/L² प्लस R²। सेम यहाँ पर वही चीज़ लिखा है 1/4πε0 K Q बाई रूट में L² प्लस R², फिर L बाई रूट में L² प्लस R²। यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता था कि अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा हो कि E बराबर x प्लस x, तो आप लिख देते हैं कि E बराबर 2x। तो ऐसे ही अगर लिखना था तो मैं ये कह सकता था कि x को मैंने कॉमन ले लिया, तो x को जब कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 1 + 1, तो अंदर क्या हो जाएगा, इसको किससे गुणा किया गया 2 से, यानी जितनी बार वो आएगा उतने किससे क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि E बराबर, तो E बराबर लिखेंगे अगली लाइन में E बराबर 1/4πε0 K, और यहाँ पर क्या है Q बाई रूट में L² प्लस R² डॉट में L बाई रूट में L² प्लस में R²। ये जो वैल्यू थी ये एक बार नहीं 2 बार आई है, तो जब 2 बार आई है तो मैं इसको क्या कर लूँगा 2 से गुणा कर लूँगा। बस इतना आपको दिमाग लगाना था कि यही चीज़ जब 2 बार आ गई तो इसको क्या कर लेंगे सीधे 2 से गुणा कर लेंगे। अब देखिएगा तो जब गुणा करेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, यहाँ से 2 है, यहाँ Q है, यहाँ पे L है, तो ये 1/4πε0 K और ऊपर बन जाएगा 2QL। ऊपर क्या बन जाएगा 2QL, क्योंकि यहाँ से 2, यहाँ से Q, यहाँ से L, इन सब का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2QL बन जाएगा। नीचे देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर रूट में L² प्लस R², यहाँ भी रूट में L² प्लस R², तो यहाँ पर हो जाएगा L² प्लस में R² रूट में। ठीक, ये वाला इधर जब रखेंगे तो क्या बन जाएगा आपका रूट में L² प्लस में R²। एक चीज़ यहाँ पर छूट गई है, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि जब यहाँ पर रखा गया था तो बीच की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर ध्यान से सुनेगा कि जब 1/4πε0 K रखा गया था इंटू में Q बाई L² प्लस R² रखा गया था, ये कर्ण की
जो मान था जो था आपका है ना तिरछा तिरछा, पी ए और पी बी के मान थे। तो पी ए और पी बी के मान थे, लेकिन यहाँ पर होता क्यू बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक, तो इसको आप लगा के चलिएगा आगे तक। इसके ऊपर क्या लगा था, यहाँ से स्क्वायर लगा हुआ था, यानी ये जो है ये स्क्वायर में है। ठीक, तो ये क्या है आपका स्क्वायर में। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ये स्क्वायर में और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके ऊपर हम कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। कितना मान लेंगे, 1 है। तो आगे देखें, ई बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू में 2QL। 2QL किसके बराबर हो जाएगा, P के। 2QL किसके बराबर हो जाएगा, तो P के बराबर हो जाएगा, यानी P बराबर होता है 2QL, तो 2QL की जगह पर क्या आ जाएगा, P। यहाँ पर देखिए, जब आधार बराबर हैं तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। जब आधार बराबर होते हैं तो घातें क्या हो जाती, जुड़ जाती हैं। यहाँ पर घात आपको दिख नहीं रही, अगर घात देखेंगे तो यहाँ पर घात कितनी है, 1 है। तो जब घातें जुड़ेंगी तो यहाँ पर कितना, 2, यहाँ पर कितना, 1, तो घातें जुड़ के कितना हो जाएगा, 3। यानी अंदर क्या बचेगा, रूट में L² प्लस R², बाहर ऊपर हो जाएगा आपका 3, बाहर क्या बन जाएगा, 3। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। अभी मैंने पहले बताया था कि जो रूट होता है, रूट का मतलब क्या होता है कि पावर में 1/2। रूट का मतलब क्या है, पावर में 1/2। तो यहाँ से करेंगे तो ई बराबर 1/4πε0 के डॉट में P बाई यहाँ पर L² प्लस में R² की पावर क्या हो जाएगी, 3/2, क्योंकि इस पूरे के ऊपर क्या था, रूट लगा है, तो पूरे की पावर क्या हो जाएगी, 1/2। जब 1/2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। आगे देखिएगा, इधर मैं साफ करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए आगे समझते हैं, यहाँ पर चित्र के माध्यम से थोड़ा सा एक चीज़ और है, उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो आर का मतलब होगा यहाँ पर ओ, यहाँ पर क्या बिंदु था, ओ से कहाँ तक की दूरी, पी तक की। अच्छा, आप लोग पिछले क्लास में जब मैंने बताया था कि अच्छी स्थिति में, तो यहाँ पर क्या कंडीशन थी कि जो आर की वैल्यू थी वो एल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर भी वही देखिए सेम है, जो ओ पी की वैल्यू यानी आर की जो वैल्यू है वो एल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। ठीक, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो एल का मान है वो आर की अपेक्षा बहुत ही कम है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि आर का मान एल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होने पर, ठीक, यहाँ पर लिख देंगे सही से, एल की अपेक्षा क्या है, बहुत ज़्यादा है, अतः एल को नगण्य मानकर छोड़ने पर, लिख देंगे एल को नगण्य मानकर छोड़ने पर। ठीक, वैसे भी आप लोग जानते होंगे दुनिया का दस्तूर है कि जो भी चीज़ नगण्य है, ठीक, जो किसी काम के नहीं, उसे क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ भी एल काम का नहीं है तो एल को भी क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो भैया जब एल छोड़ेंगे तो एल का मान क्या हो जाएगा, 0, और जब 0 का स्क्वायर हो जाएगा तो भी क्या होगा, 0। R² जब 0 में जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, R²। इतना आपको समझ आना चाहिए। तो यहाँ पे बचेगा क्या, ई बराबर 1/4πε0 के डॉट में P बाई, यहाँ से ये सब खत्म, बचा सिर्फ कितना, R², उसकी पावर कितनी दी गई, 3/2। अगली लाइन में मैं समझाने के लिए आपको समझा दे रहा हूँ, वरना यहाँ पर जो 2 दिया गया और ये 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि जो 2 है और 3/2 दोनों किसमें है, गुणे में, तो ये 2 और 2 कट गए, बता दिया, इसी में देखिएगा ध्यान से। अब क्या बचा, 1/4πε0 के डाट में यहाँ पर है P, नीचे R। अब 2 और 2 तो कट गए, लेकिन ऊपर कितना बचा, 3 किसमें है, पावर में, गुणे में, तो R की पावर कितना बचा, 3 बचा। यहाँ पर के अभी इसको हटाना है, तो यहाँ पर जो है वायु या लिख लेंगे, वायु या निर्वात। ठीक, ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि जब वायु या निर्वात होगा तो के का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पर के का वैल्यू कितनी रख देंगे, 1। तो हो जाएगा ई बराबर 1/4πε0 और के की जगह पर 1 समाप्त हो जाएगा, P/R³। या आप इसको थोड़ा और मॉडिफाई करना चाहे तो लिख सकते हैं ई बराबर, इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻⁹। ठीक, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। यहाँ पर क्या बचेगा, P/R³ न्यूटन/कूलम। इस प्रकार से हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है वो पूर्ण होता है। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।